सिटी। नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। लगातार एक बड़ी कवरेज के साथ हम आपके सामने हैं और सुबह से लेकर हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव तय करेगा कि प्रदेश में किसकी सत्ता रहेगी। मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत शाम तक ईवीएम में कैद कर देंगे। महज 2 घंटे बाकी है, लेकिन इससे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदेश में ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, प्रदेश की कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां विधानसभा का चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या कहती है और किस दल को सत्ता में रहने के लिए कितनी सीटों की जरूरत है, ये पूरे समीकरण हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप उपचुनाव की इस महा कवरेज में हमारे साथ बने रहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित क्या कहता है। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो वर्तमान में बीजेपी के पास 107 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 87 सीटें हैं, अन्य के पास 7 सीटें हैं। वैसे तो विधानसभा में 230 सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि विधानसभा की 29 सीटें खाली हो चुकी हैं, रिक्त हो चुकी हैं। चुनाव 28 सीटों पर हो रहे हैं, इसलिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 116 की जगह अब 115 की जरूरत है। दमोह विधानसभा में उपचुनाव के बाद ये चुनाव होंगे और आपको बता दें दमोह विधानसभा में उपचुनाव बाद में होंगे। ये सीट विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका था। उसके बाद अंत में राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया और ये सीट भी खाली हो गई, दमोह सीट खाली। बीजेपी के पास वर्तमान में 107 सीटें हैं। अगर वो कुल 8 सीटों पर भी जीत दर्ज कर लेती है, 8 सीटें भी जीत लेती है, तो वो पूर्ण बहुमत यानी कि 115 सीटों का जादुई आंकड़ा छू लेगी और सरकार बना लेगी। तो वहीं कांग्रेस के पास वर्तमान में 87 सीटें हैं। कांग्रेस को सरकार में वापसी के लिए पूरी की पूरी 28 सीटें जीतने की जरूरत है। अगर कांग्रेस सभी सीटें जीत जाती है तो वो पूर्ण बहुमत यानी कि 115 सीटों के साथ सरकार में वापसी कर सकती है, सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन इस दौरान सपा, बसपा और निर्दलीय पर भी सबकी नजरें होंगी कि ये लोग अंत में किसका साथ देते हैं, क्योंकि अंत में यही खेल बिगाड़ते हैं या फिर किंग मेकर की भूमिका भी निभा लेते हैं, तो इन पर भी नजरें होंगी। चलिए अब बात करते हैं उन सीटों की जहां पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर मतदान चल रहा है। 2 घंटे और आप लोग जा सकते हैं, घर पर अभी भी बैठे हुए तो निकल जाइए। नेपानगर के आप हैं तो नेपानगर में भी उपचुनाव है। बड़ा मलहरा, डबरा, बदनावर, भांडेर, बमौरी, महगांव, गोहद, सुर्खी, पारुल साहु, गोविंद सिंह राजपूत यहां से चुनावी मैदान में है। ग्वालियर, मुरैना, दिमनी, ग्वालियर पूर्व, करेरा, हाट पिपलिया, सुमावली, अनूपपुर, सांची, अशोकनगर, पोहरी, अंबाह और सावेर, मुंगावली, सुवासरा, जौरा, आगर मालवा के अलावा भी मानधाता, ब्यावरा, ये पूरी की पूरी 28 सीटें हैं जिन पर मतदान सुबह से चल रहा है और बाकी बचे 2 घंटे भी और मतदान चलेगा। वोट प्रतिशत बताता है कि सब कुछ फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अंत में भी बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। चलिए 28 सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार ही तय करेगी कि आखिर 10 नवंबर के बाद सत्ता की चाबी किसके हाथ में रहने वाली है। यानी आज मत पड़ रहे हैं मंगलवार के दिन और मंगलवार के दिन यानी 10 तारीख को पता चलेगा कि किसकी किस्मत का ताला इस सत्ता की चाबी से खुलने वाला है। तो तमाम दिग्गजों ने झोंक दी है अपनी ताकत इस उपचुनाव में, चाहे बीजेपी के बड़े तमाम दिग्गज हो और फिर कांग्रेस की अगर बात करें तो कमलनाथ साहब तो फ्रंट पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहा जा रहा था दिग्विजय सिंह भी पीछे से हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करते हैं तो उन्होंने भी तमाम नेताओं को उतारा था मैदान में।
अब जो 28 विधानसभा के उपचुनाव जहां पर होने हैं सीटों पर, वहां पर आपको बता दें उपचुनाव में 25 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देने के बाद यहां पर ये सीट खाली हुई थी। देखिए 22 विधायक वो थे जो कांग्रेस के सिंधिया जी के साथ चले गए थे, उसके बाद और कुछ विधायक भी चले गए। 3 विधायकों के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई, तो आंकड़ा जो बना वो 28 बन गया। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से विधायक ने कहां से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया, और कौन से विधायक के निधन के बाद कौन सी सीट खाली हो रही है। यानी टोटल 360 डिग्री एंगल के साथ ही पूरा कंप्लीट समीकरण सीटों का कि कहां कौन किसने पार्टी छोड़ी और क्यों खाली हो गई वो सीट। तो चलिए जल्दी से समझा देते हैं आपको कि आखिर क्यों खाली हुई है सीटें, या 28 विधानसभा सीटों पर क्यों हो रहे हैं उपचुनाव, इनके पीछे कौन है वो नेता जो है भी मैदान में और पहले भी मैदान में थे। तो नेपानगर की बात कर लेते हैं। नेपानगर सीट सुमित्रा देवी कासदेकर, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, कांग्रेस को टाटा कह दिया, बाय बाय कह दिया और उसके बाद आ गई है बीजेपी में। अब बीजेपी से मैदान में है बड़ा मलहरा, यहां से प्रद्युम्न सिंह लोधी, कांग्रेस इन्होंने भी छोड़ दी, ये भी आ गए कमल के साथ, कमलनाथ के साथ नहीं, कमल के चिन्ह के साथ। डबरा इमरती देवी, इन्होंने पार्टी छोड़ दी, आप तो जानते हैं इमरती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बदनावर सीट की बात करेंगे। राज्यवर्धन सिंह बदनावर सीट से मैदान में भी है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर आए, जीते और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। भांडेर विधानसभा सीट संतराम सिरौनिया साहब यहां से चुनावी मैदान में थे, 2018 में जीते, पार्टी छोड़ के अब बीजेपी में आ गए हैं, यानी कांग्रेस छोड़ी इन्होंने, इसलिए यहां पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब बमौरी सीट, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी, टाटा कह दिया, नमस्ते कर दिया कांग्रेस को। संतुष्ट भी थे, काफी ज्यादा शिकायतें थी। मैगांव की बात कर लेते हैं। मैगांव विधानसभा सीट जहां से उपचुनाव हो रहे हैं और ओपीएस भदौरिया जी की बदौलत यहां उपचुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी पार्टी छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी से हाथ मिला लिया और अब कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं। गौहद रणवीर जाटव यहां से चुनावी मैदान में है, इन्होंने भी कांग्रेस को टाटा कह दिया और अब कमल के फूल के साथ ये मैदान में है। सुर्खी, यहां दोनों ही कैंडिडेट्स दल बदल चुके थे, गोविंद सिंह राजपूत, इनकी वजह से सीट खाली हुई, इन्होंने सीट को छोड़ दिया, यानी विधायकी छोड़ दी, यहां से कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद अब आ गए बीजेपी का दामन थाम लिया, सिंधिया समर्थकों में गिने जाते। ग्वालियर पूर्व सीट मुन्ना लाल गोयल, इन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी। तमाम वो हैं जो स्टार्टिंग 22 लोगों में थे। रघुराज सिंह साहब मुरैना से कांग्रेस छोड़ दी, सिंधिया जी के प्रेम में आ गए पार्टी में और उसके बाद अब उपचुनाव में अपनी किस्मत दोबारा से आजमा रहे हैं। डिमनी की बात कर लेते हैं। गिरिराज दंडौतिया, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी, वर्तमान में मंत्री हैं और अब चाहते हैं कि जनता उन्हें फिर से जिता दे, क्योंकि फूल के साथ ही मैदान में है। और आगे बढ़ते हैं तो ग्वालियर की बात कर लीजिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां से चुनावी मैदान में है, कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी का दामन थामा, अब जनता के बीच में है, लेकिन निशान चेंज हो गया है क्योंकि कांग्रेस छोड़ी तो अब कमल के निशान के साथ ये चुनावी मैदान में है। करेरा की बात कर लेते हैं, आगे बढ़िए तो करेरा जहां से जसवंत जाटव कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पार्टी छोड़कर सत्ता से बाहर कर चुके थे कांग्रेस को और अब हैं बीजेपी में। हाट पिपलिया, यहां मनोज नारायण चौधरी, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद अब बीजेपी के निशान के साथ चुनावी मैदान में। सुमावली एंदल सिंह कंसाना साहब, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी थी। कांग्रेस ने को इतने सारे लोग छोड़ चुके हैं जिसके बाद कांग्रेस की ये हालत दिखाई दे रही है। चलिए, अनूपपुर बेसाहूलाल सिंह साहब वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह साहब के बड़े समर्थक माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी पार्टी छोड़ी, मंत्री पद नहीं था, नाराजगी इस बात की थी और उसके बाद यहां भी सीट खाली हो गई, उपचुनाव हो रहे हैं। सांची की बात कर लीजिए तो यहां सांची प्रभुराम चौधरी जी ने भी जो है कांग्रेस छोड़ दी, अब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया है, अब संग चल रहे हैं बीजेपी के साथ। अशोकनगर जजपाल सिंह जज्जी साहब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, अब वापस से चुनावी मैदान में है, इनकी वजह से भी सीट खाली हो गई थी। सुरेश धाकर कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने भी अब सुरेश धाकर साहब को दिखा देते हैं। पहले देखिए, सुरेश धाकर साहब भी चुनावी मैदान में अब दोबारा से हैं, पौरी से कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और इसके बाद आगे बढ़े, ये तो हो गई पौरी की बात। अब चलिए आगे बढ़े तो अंबा की बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है ये तमाम सीटें, जिन्होंने आगे जिनकी वजह से इन्होंने पार्टियां छोड़ी, लेकिन अब सरकार का भविष्य तय करेंगे ये इनकी जीत और हार। कमलेश जाटव अंबा से चुनावी मैदान में, कांग्रेस छोड़ चुके हैं।
अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सांवेर तुलसीराम सिलावट साहब, सांवेर सीट हॉट सीट, और यहां से प्रेमचंद गुड्डू साहब और तुलसीराम सिलावट साहब में बड़ा कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। काफी नेक टू नेक फाइट यहां पर नोटिस हो रही है। और अब चलिए मुकाबले की बात कर लेते हैं। ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब यहां से चुनावी मैदान में हैं, यहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग है मुकाबला। और सुबासरा की बात कीजिए तो डंग साहब, ये डंग हरदीप सिंह डंग, इन्होंने कांग्रेस छोड़ी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से जिस एमएलए ने रिजाइन किया था वो थे हरदीप सिंह डंग, एकमात्र सिख विधायक जो कांग्रेस थी उनकी सरकार में, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। मानधाता नारायण पटेल कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आ गए और अब चुनावी मैदान में है। इसके अलावा आगर मालवा, मनोहर ऊंटवाल, ये नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि आपको दोबारा पोलिंग बूथ पर जाना पड़ रहा है, ईवीएम का बटन दबाना पड़ रहा है। मनोहर ऊंटवाल का निधन हुआ था इस सीट पर, उसके बाद अब उनके बेटे इस सीट से मैदान में हैं। ब्यावरा गोवर्धन दांगी साहब, इनका भी निधन हुआ था। अब इनकी जगह पर और भी कैंडिडेट्स आ गए हैं सामने। तीनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जौरा बनवारी लाल शर्मा की वजह से यहाँ दोबारा चुनाव हो रहा है, उनका निधन हो गया था। और दमोह आखिरी में राहुल लोधी जी की अंतरात्मा ने कहा कि पार्टी छोड़ दो, तो उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और उसके बाद वो बीजेपी में आ गए। हालांकि यहां अभी उपचुनाव नहीं है, दमोह सीट को छोड़ दीजिए तो बाकी पूरी की पूरी 28 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं। 29 सीटें खाली हो गई हैं, लेकिन उसके बाद अगर जीत हार का समीकरण समझिए तो कुल 8 सीटें हैं जो बीजेपी को चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी 28 सीटें जीतना जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। और ऐसे में जब कमलनाथ साहब से सुबह बात हो रही थी तो कमलनाथ साहब ने कहा कि मैं शिवराज नहीं हूं, मैं नहीं कहता कि 28 की 28 सीटें मैं जीतूंगा, कांग्रेस जीतेगी, लेकिन हाँ जीत हो रही है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन ये बताता है कि आश्वस्त कमलनाथ साहब भी नहीं थे पूरी की पूरी 28 सीटों को जीतने के लिए, लेकिन जीतना है, सरकार में गद्दी संभालनी है, सत्ता की चाबी पानी है, तो 28 सीटें कांग्रेस को जीतना होगी, ये साफ है। चलिए अब ऐसे में ये भी आपको समझा देते हैं कि आखिर वो परिस्थितियां क्या थी, वो सिचुएशंस क्या थी जब ये हालात पैदा हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सिंधिया साहब, उनकी भी अंतरात्मा बदल गई, उनका मन बदल गया, ये कह सकते हैं, अंतरात्मा बदल गई तो गलत होगा, उनका मन बदल गया, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तमाम बातें उनकी तरफ से भी कही गई थी। और उनके समर्थक जो 22 विधायक थे उनमें कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे नेताओं के समर्थक थे, लेकिन नाराजगी उन्हें दूसरे दल में ले गई, तो हो गए अब उपचुनाव जैसे हालात। और आज है उपचुनाव, आप लोग जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, नहीं गए तो अभी भी जाइए। अब बात 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की कौन कहां से उम्मीदवार है और कौन किसको टक्कर दे रहा है, यानी किनके बीच में फाइट है। चलिए जल्दी से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, वो चेहरे जो चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो सबसे पहले दिमनी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी ने गिरिराज दंडौतिया को चुनावी मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर पर दांव खेला है। और चलिए जल्दी से आप भांडेर की तरफ चलते हैं। बीजेपी ने भांडेर से रक्षा संतराम सिरौनिया को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया भी काफी चर्चित नाम हो गए थे इन उपचुनाव में अपने बयानबाजियों को लेकर। अंबाह की बात कर लेते हैं जल्दी से, तो देखिए तस्वीर आपके सामने। बीजेपी ने कमलेश जाटव पर भरोसा जताया, तो सत्यप्रकाश सिकरवार कांग्रेस की पसंद यहां पर बने। दोनों के बीच फाइट है और अब मतदान चल रहा है। गोहद से बीजेपी ने रणवीर जाटव पर दांव लगाया है, तो कांग्रेस ने मेवाराम जाटव पर जाटव दोनों में फाइट है। अशोकनगर बीजेपी ने जजपाल सिंह जज्जी को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने आशा दोहरे पर दांव चला है। आगरमालवा लिए चलते हैं, आगरमालवा की बात कर लेते हैं। आगरमालवा यहां पर मनोहर ऊंटवाल जी के निधन के बाद उनके बेटे मनोज ऊंटवाल मैदान में है और कांग्रेस ने विपिन वानखेड़े, काफी टफ फाइट यहां पर भी हो सकती है क्योंकि विपिन वानखेड़े वो नाम जो काफी कम अंतर से हारे थे। चिंताजनक है यह स्थिति दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए। अब सांवेर की बात, हॉट सीट मध्य प्रदेश की काफी इंटरेस्टिंग हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही है। तुलसीराम सिलावट यहां से चुनावी मैदान में है, बीजेपी से, कांग्रेस से नहीं क्योंकि पार्टी छोड़ चुके हैं वो। कांग्रेस से है प्रेमचंद गुड्डू, ये भी बीजेपी से नहीं कांग्रेस से है, दोनों ने ही अपने दल बदले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेपानगर बीजेपी की सुमित्रा काजडेकर और कांग्रेस के राम सिंह पटेल, दोनों के बीच मुकाबला आप देखेंगे। 2 घंटे बचे हैं, अगर इस सीट से आप बिलोंग करते हैं नेपानगर तो जाइए मतदान कीजिए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कीजिए और उसके बाद अपना विधायक बनाइए। चलिए हाटपिपलिया में मनोज चौधरी के सामने कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल हैं, जिनमें टफ फाइट देखेंगे आप। और अभी चल ही रहा है इलेक्शन, लेकिन नतीजे बताएंगे कि ये फाइट कितनी टफ रही, कितना प्रतिशत मत किसको मिला। अनूपपुर लिए चलते हैं। बिसाहू लाल सिंह साहब अब बीजेपी से मैदान में है, ध्यान रखिएगा इन्होंने भी पार्टी छोड़ी। कांग्रेस से विश्वनाथ सिंह ये भी मैदान में है, दोनों में टक्कर है। हालांकि
थर्ड फ्रंट भी कई सीटों पर दिखाई दे रहा है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला भी कई सीटों पर है। लेकिन अभी हम 2 सीटों को लेकर, 2 दलों को लेकर बात करें। सांची की बात हम कर ले तो बीजेपी से प्रभुराम चौधरी को कांग्रेस के मदन लाल चौधरी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा अंत में नतीजा, ये तो 10 तारीख बताएगी। बमौरी से बीजेपी के महेंद्र सिंह सिसोदिया मैदान में है तो कांग्रेस से कन्हैया लाल अग्रवाल है। और चलिए जल्दी से करेरा की भी बात कर लेंगे। करेरा, जहां बीजेपी ने जसवंत जाटव पर भरोसा जताया है, फूल के निशान पर जसवंत जाटव मैदान में। कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव पर अपना भरोसा जताया है, लेकिन जाटव फैक्टर तो है, यहां पर भी थोड़ी टफ फाइट देखी जा रही है। डबरा इमरती देवी ताल ठोकती हुई दिखाई दे रही है यहां से, और सुरेश राजे संधि समधन का रिश्ता है, लेकिन मजबूत स्थिति इमरती देवी की यहां नजर आ रही है। कई बार यह भी कहा जा रहा है कि क्लीन स्वीप करके ले जाएंगे इमरती देवी, हालांकि कहना जल्दबाजी है, लेकिन नतीजे बताएंगे। चलिए ग्वालियर की बात। प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, फूल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुनील शर्मा उनके सामने पंजे का निशान लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन कौन से निशान के साथ जनता जाने वाली है ये आपको समय के साथ पता चलेगा। जौरा की बात करेंगे। बीजेपी के सूबेदार सिंह सिकरवार को कांग्रेस के पंकज उपाध्याय टक्कर दे रही हैं। उपाध्याय साहब कितने स्ट्रॉन्ग कंपटीटर साबित होंगे, देखने वाली बात होगी। सुमावली की बात कर लेते हैं। बीजेपी के इंदल सिंह कंसाना और कांग्रेस के अजब सिंह कुशवाहा के बीच मुकाबला है। अब ये मुकाबला कैसा रहेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये देखने वाली बात होगी। जंग तो चल रही है साहब अभी। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस के सतीश सिकरवार को टक्कर दे रहे हैं। सिकरवार साहब नए हैं अभी कांग्रेस में, हालांकि। चलिए पोहरी की बात कर लेते हैं। बीजेपी के सुरेश धाकड़ और कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला के बीच मुकाबला देखा जाएगा। कांग्रेस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एनालिसिस कीजिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि अंततः स्थिति क्या होने वाली है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सिर्फ शंका आशंका पर ही आप बात कर सकते हैं। चलिए मुंगावली की बात कर लेते हैं। मुंगावली जल्दी से दिखा देते हैं। बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब मैदान में है तो कांग्रेस से कन्हैयाराम लोधी साहब चुनावी टक्कर दे रहे हैं। सुर्खी से बीजेपी ने गोविंद सिंह राजपूत को मैदान में उतार दिया है तो कांग्रेस ने पारुल साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। मानदाता से बीजेपी के नारायण पटेल मैदान में तो कांग्रेस से उत्तम सिंह यहां मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बदनावर की बात कर लेते हैं जल्दी से। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव बदनावर से मैदान में है। कांग्रेस के कमल पटेल के बीच मुकाबला है। टफ फाइट आप यहां पर भी देखेंगे दत्तीगांव साहब, लेकिन यहां ये जो सीट है बदनावर, यहां से खबरें हैं कि अच्छा खासा वोट परसेंटेज इस सीट पर आया है और कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा होता है जब वोट परसेंट बढ़ जाता है, तो दत्तीगांव जी के लिए अच्छी खबर ये हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सुवासरा की बात। हरदीप सिंह डंग मैदान में है बीजेपी की तरफ से। फिर मैं वही बताऊंगी कि डंग ये पहले विधायक थे जिन्होंने रिजाइन किया था विधायकों में, और उसके बाद तो फहरिस्त लग गई थी, एक लाइन सी खड़ी हो गई थी। कांग्रेस के राकेश पाटीदार इनके सामने है, टक्कर देंगे इन्हें, लेकिन डंग साहब का अच्छा वर्चस्व सीट पर माना जाता है। कई जगहों पर यह भी है कि पार्टी को देखकर वोट करते हैं लोग, जाति को देखकर वोट करते हैं। चलिए मुरैना की बात करते हैं। बीजेपी से रघुराज सिंह कंसाना साहब मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो राकेश मवई इन्हें टक्कर दे रहे हैं। दोनों के बीच फाइट कैसी होगी ये अभी चल रहा है। मतदाता का मूड भापा नहीं जा सकता, साइलेंट है वोटर्स। महगांव की बात। बीजेपी से ओपीएस भदौरिया को कांग्रेस के हेमंत कटारे टक्कर दे रहे हैं। कटारे साहब इससे पहले दूसरी सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब महगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए मल्हारा की बात कर रहे हैं। प्रद्युम्न सिंह लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के रामसिंह त्रिपाठी की बात करें तो यहां पर अलग ही तरह का मुकाबला आप देखेंगे, क्योंकि रामसिंह त्रिपाठी जो है इन दोनों के बीच फाइट तो है ही। चलिए ब्यावरा, ये वो सीट जिसपे कांग्रेस ने सबसे आखिरी में टिकट अनाउंस किया था और यह भी कहा गया कि धड़ाधड़ टिकट लगा दिए कांग्रेस ने, लेकिन ये सीट छोड़ दी आखिरी में, सबसे आखिरी में इस सीट पर कैंडिडेट बताया था। और ब्यावरा में बीजेपी के नारायण सिंह पवार और कांग्रेस के रामचंद्र दागी, इनके बीच आप फाइट देखने वाले हैं। तो ये तमाम नाम हमने आपको बता दिए। इन दोनों के बीच टफ फाइट होगी, लेकिन कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। बसपा ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा खासा वर्चस्व, अच्छा खासा वोट बैंक है बसपा का, तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दो लोग तो हैं ही अलग अलग दलों के 28 सीटों पर 355 उम्मीदवार है कुल मिलाकर, जो इस चुनावी समय में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उपचुनाव में दांव चल रहे हैं। लेकिन क्या होगा
पता चलेगा 10 तारीख को। यानी इस दंगल में मंगल किसका होगा ये बताएगा मंगलवार का दिन, यानी 10 तारीख का दिन। और सीबी चलिए अब कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इस चुनावी माहौल में इतनी मेहनत करने वाले वीडी शर्मा साहब, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बातचीत हुई अनादि टीवी की खासतौर पर, और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। वीडी शर्मा साहब क्या कह रहे हैं इस पूरे चुनावी माहौल को लेकर, आपको सुनवाते हैं। अनादि टीवी अपने खास कार्यक्रम सत्ता के फाइनल के जरिए मध्य प्रदेश की सियासत की हर एक खबर पहुंचा रहा है और आज लोकतंत्र के महापर्व पर 28 विधानसभा सीटों के मतदाता अपनी पूर्णाहुति दे रहे हैं। अब तक का मतदान प्रतिशत जो है उसको लेकर हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी से। शर्मा जी, अब तक के मतदान प्रतिशत से क्या लग रहा है? मतदान का जो प्रतिशत हुआ है, मैं मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से मतदान किया है और लगातार लोग निकल रहे हैं, यानी लोग जागरूक हैं और मध्य प्रदेश के लिए वो कुछ करना चाहता है मतदाता। और जो ट्रेंड हमको दिख रहा है, जिस प्रकार से एक फीडबैक आता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर लोग मतदान कर रहे हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने जो अथक मेहनत की है उसके आधार पर ये मतदान जिस गति से हो रहा है और वो भाजपा के पक्ष में हो रहा है, उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि चुनाव, जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर हिंसा भी हो रही है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग भी बीजेपी कर रही है। हिंसा करने का काम कौन कर रहा है? बदनावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के परिवार के लोगों पर हमला किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर हमला किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। आज मुरैना के अंदर भी गोलीबारी की है, ये मीडिया के ही मित्र बता रहे हैं कि बसपा के लोगों पर गोली चलाई किसने? कांग्रेस ने। ये क्या अर्थ है इसका? दिग्विजय सिंह जहां है, कमलनाथ से सलाह करते रहते हैं, वो तो गुंडेजिम कराने का प्रयास उन्होंने पहले दिन से किया है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता जी बहुत सक्षम है और ताकत के साथ मैदान में पूत बूथ पर उतरा है, वो इनका जवाब देना जानता है। हमने अपील की है कि हम शालीनता के साथ चुनाव अच्छे से संपन्न हो, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस प्रकार के तत्वों को जवाब देने के लिए हम तत्पर और तैयार रहे, कोई भी कार्यकर्ता छोड़ना नहीं है इनको, ये गुंडेजिम के आधार पर, क्योंकि इनको हार दिख गई है। अनर्गल आरोप लगा रहे थे कि 15 महीने का जवाब नहीं देना पड़े, अब इस प्रकार की गुंडेजिम करने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यूसेंस फैल जाए, तो हम तो हार ही रहे। और दिग्विजय सिंह ने यह स्वीकार कर लिया है कि ईवीएम हैक हो सकती है, यानी हार का ठीकरा 10 तारीख को किस पर फोड़ना है? तो ईवीएम पर फोड़ना है। ये हार कमलनाथ जी के डिस्कशन के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, क्योंकि ट्विटर खिलाड़ी है वो, तो केवल अब फील्ड में तो बचे नहीं है, तो उन्होंने आज कहा है, तो इसलिए कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि तत्पर तैयारी से जो और जितना समय बचा है उसमें जरा और तेज प्रहार करिए। मंगल का जिक्र भी किया कमलनाथ ने कि मंगल को मतदान है, मंगल को मतगणना है। इस देश में सोमवार भी शुभ है, मंगल भी शुभ है, बुध भी शुभ है, गुरु भी शुभ है, शुक्र भी शुभ है, शनि भी शुभ है, रविवार भी शुभ है, सब शुभ है। यहां तो सब कुछ शुभ है। और भगवान, मेरा एक कहना है कि हनुमान जी तो हमारे हृदय में हैं, हम तो भगवान राम के आराध्य, भगवान राम हमारे, तुम तो भगवान राम से ऊपर निकल के मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए कमलनाथ जी। जब कमलनाथ जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए तो फिर तुम हनुमान जी के भक्त कैसे हो गए? भाई कमलनाथ जी ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, बस हम तो नहीं हो सकते। अगर हम कहेंगे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं तो लोग मुझे पागल कहेंगे, यार वीडी शर्मा पागल हो गया है। और कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो फिर हनुमान जी तुम्हारे भक्त के, तुम हनुमान जी के भक्त कैसे हो गए? तो इसलिए कम से कम भगवान को छोड़ो, झूठ मत बोलो, और हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी बात है, आप आज के बाद भी थोड़ा करना, इसके बाद भी लगातार जारी रहेगी तो अच्छा रहेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि महाकाल का विकास मैंने किया, ओमकारेश्वर में मैंने ये किया। कमलनाथ जी, कम से कम भगवान को तो झूठ से बचाओ। और चित्र कौन से डाल रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम सिंहस्थ में हमने किया था, उनके चित्र डाल रहे हो आप इतना झूठ बोलते हो, क्यों इतना गुमराह करना चाहते हैं जनता से? और इतना ही अगर आपका मन बदल गया है कि अब राम मंदिर के पक्ष में आ गए, पहले तो राम मंदिर के आप पक्ष में थे नहीं, और आज भी हो,
केवल आप ये लोगों के साथ ढोंग रचना चाहते हो, ये ढोंग से काम नहीं चलेगा। नहीं तो कमलनाथ जी आओ ना, अगर आप देश के लिए, समाज के लिए, भगवान राम के लिए प्रतिबद्ध हो तो आओ, फिर आपका भी स्वागत है। अगर आपके इतना मन बदल गया है तो कल वहां सोनिया जी क्या पहुंचोगे तो क्या करोगे, ये हमको पता है, फिर क्या करोगे आप। तो इतना ढोंग मत रचिए, मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है और 15 महीने में तो आपके रग रग को देख लिया है कि आप कितने झूठे और छल और कपटी हो। ये चुनाव मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप किसने किए? भाजपा ने नहीं किए। मुख्यमंत्री को नंगा भूंगा आपने कहा, एक दलित की बेटी का अपमान आपने किया उन शब्दों का उपयोग करके, और शब्द पर आप आज भी अड़े गए, मैंने गलत नहीं किया, और चुनाव आयोग से लेकर सब लोग कह रहे हैं गलत है, पूरा देश कह रहा है, नारी शक्ति कह रही है, कौन नहीं जानता इन शब्दों को, और आप कह रहे हैं कि नहीं। तो आपका घमंड है, गुरूर है उद्योगपति होने का। इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता, माताएं, बहनें, नौजवान, गरीब आपको इस चुनाव में हिसाब किताब करके, कमलनाथ जी आपका टिकट कट के तैयार है। दिग्विजय सिंह जी बाद में प्रजश्न मनाएंगे इस पर, तो उन्होंने तैयारी कर ली है कि मेरा मैदान खाली। 28 विधानसभा सीटों पर तो उपचुनाव हो रहे हैं। एक और कांग्रेस विधायक राहुल लोधी भी बीजेपी में शामिल हो गए। क्या यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नीति में किसी को विश्वास है तो उसका स्वागत है, और ये भी जनता जानती है। जिसका थोड़ा बहुत भी गणित होगा तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह कितना झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम 28 की 28 सीटें जीत रहे। चलो आप तो उन्हीं की बात मान लो, तो 28 जीतने के बाद ही सरकार किसकी रहेगी? उनकी सरकार बनाने के लिए 29 चाहिए, तो एक राहुल गांधी भेजेंगे का एक विधायक। ये क्या है, जनता, मध्य प्रदेश की जनता को जैसे गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अब जनता इनके सारे हथकंडों को जान गई। तो दिग्विजय सिंह है नहीं हथकंडा, और कमलनाथ फंस गए चक्कर में। अब हो गया है काम, और आज जनता हिसाब किताब पूरा करेगी। 28 में से कितनी सीटें? 28 की 28, कोई संदेह नहीं है इसमें। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया, और अब आज मतदान है और मतदान के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा वी डी शर्मा करते नजर आए हैं। अब 10 नवंबर को यह साफ होगा कि आखिर जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल। तो आखिरी घंटे बचे हुए हैं, लेकिन उतने ही आक्रामक दिखाई दे रहे हैं वी डी शर्मा, और किस तरह से प्रहार किया उन्होंने विपक्ष पर, यह आपने सुना। खास बातचीत की आशीष मंगल सोनी हमारे विशेष संवाददाता ने। और अब बात छतरपुर की करेंगे, जहां बड़ा मलहरा विधानसभा सीट है, उपचुनाव हो रहे हैं। मतदाता कहीं मतदान करने पहुंच रहे हैं तो कहीं मतदाता नाराज है, बहिष्कार कर रहे हैं। कलेक्टर साहब पहुंचे, निरीक्षण किया, और शैलेंद्र सिंह कलेक्टर, उन्होंने निरीक्षण किया। जहां मतदाताओं ने बहिष्कार किया वहां शैलेंद्र सिंह ने समझाया, तब जाकर वापस मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं मतदाता। हमारी जो मांगे हैं उनको कलेक्टर साहब पूरी करेंगे। यहाँ पर क्या क्या परेशानी है इस गांव की? सब गांव में तो सिटी में भाव परेशानी का तो तो जो होगा। अब देखो जहाँ महंगाई ज्यादा है, स्कूल की कम आ रही है, कुछ जो नहीं भाव अब गया डीपी नेता के चुनाव के समय आते हैं, नेता नहीं आओ बिल्कुल अकेले एक वोट वोट क्यों नहीं आओ, क्या जाते हम फिर नहीं आओ, तो देखा डीपी नहीं नेते बंद नहीं आ गए। गड़बड़ियाँ ये है कि रोड को लेके सीसी रोड है हमारे यहाँ का, सीसी रोड भी नहीं है। ये आंगनबाड़ी भवन डला हुआ है, आंगनबाड़ी का पैसा निकल गया, सीसी का भी पैसा निकल गया। अच्छा, भ्रष्टाचार किया गया है, और राजनीतिक दलों द्वारा हमें अपील की जाती बार बार कि भाई हम अब विकास करेंगे, आप अब विकास करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव निपटे वरना तो कोई नेता आज तक कभी लौट के आता है देखने को कि आप लोग कैसे हैं, किस हालत में है। बरसात में बहुत बदतर स्थिति है, बीपीएल के कार्ड धारक हैं, जो पात्रता है उनके लिए होना चाहिए, न उन्हें बीपीएल का कार्ड मिल पा रहा है, न उन्हें कुटीरें मिल रही हैं, न मनरेगा का कार्ड, न श्रम कार्ड,
पूरी सुविधाएं हमारे गांव के लिए है नहीं। ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ के चले जाते, उठ जाते, खराब रख जाते, कोई सुनवाई नहीं है। इस विषय में हम लोगों ने आज बहिष्कार किया था। तहसीलदार महोदय, पंचायत कौन सा लगता है? पंचायत है कुंवरपुरा कला हमारा। अच्छा, कुंवरपुरा कला हमारा। तहसील कौन सा लगता है? तहसील है हमारा बड़ा मलेरा। देखिए, मतदान जो है, चुनाव जो हो रहा है बड़ा मलेरा में, उसमें मेरा सभी सम्मानीय मतदाताओं का अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवांसेस है, तो वो क्योंकि अभी ये समय नहीं है कि उसको बात करने के लिए, या तो उन लोगों ने पहले बताया होता, या फिर चुनाव होगा जो जायज समस्याएं हैं उनको सुना जाएगा, किया जाएगा। मताधिकार का अवसर बार बार नहीं आता है। अगर आप गंवा रहे हैं तो मेरी समस्या उचित नहीं है। आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा में वोट डाल सकते हैं, वोट तो डालना चाहिए। तो छतरपुर के बड़ा मलहरा विधानसभा सीट है जहां उपचुनाव हो रहा है और कई जगहों पर मतदाताओं ने बहिष्कार किया है। कलेक्टर शैलेंद्र साहब जो निरीक्षण करने पहुंचे अलग अलग मतदान केंद्रों का, उसके बाद जहां बहिष्कार हो रहा था वहां पर जाके उन्होंने ग्रामीणों को समझाया, तो ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। और चलिए अब गिनती का 1.5 घंटे बचा हुआ है मतदान के लिए। लोग जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब तक का जो मत प्रतिशत है वो हम आपको बता देते हैं। 56.79% अब तक का मतदान ओवरऑल निकलकर सामने आया है। आगर में 70.14% मतदान हो चुका है। और वहीं अगर हम अंबाह की बात करें, अनूपपुर में 54%, अशोकनगर में 59%, अंबाह में 44.01% मतदान हो चुका है। बदनावर में सबसे ज्यादा 72.36% और बमौरी में 68.684% मतदान हुआ है। वहीं 72 ब्यावरा में भी हुआ है। 60% भांडेर में वोटिंग अब तक सामने आ चुकी है। देखिए, मत प्रतिशत बहुत कुछ कहता है। डबरा 39, दिमनी 52, ये प्रतिशत बताते हैं कि लोग निकल रहे हैं घर से, कोरोना काल में भी वोट कर रहे हैं। गौहद 44 और ग्वालियर 39.71% यहां पर मतदान अब तक हो चुका है। ग्वालियर पूर्व सीट पर 35.23, काफी कम। हाटपिपलिया में भी मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, जौरा में 55, करेरा में 63% वोटिंग हुई है और हाटपिपलिया में भी 63.64% की वोटिंग परसेंट दर्ज की गई है। बड़ा मलहरा जहां अभी भी कलेक्टर साहब पहुंचे थे समझाने, 60% यहां पर भी मत प्रतिशत दर्ज किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें, मेगांव में 50, मुरैना में 45 और मानधाता में 56% वोट परसेंट दर्ज किया गया है। मुंगावली 61.98%, नॉर्थ नेपानगर 62 से भी ज्यादा 62.97% और इसी के साथ वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ता हुआ ये आखिरी का 1.5 घंटा और उसमें बढ़ता हुआ मत प्रतिशत ये बताता है कि लोग घर से निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। पौरी में 65 हुआ है, सांची में 60% वोट परसेंट दर्ज किया गया है। लोग निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। ये प्रतिशत देखिए, सांवेर में 63.74%, सुमावली में भी 40 से ज्यादा प्रतिशत तक की वोटिंग दर्ज की गई है। सुर्खी 62%, सुवासरा 70.97%। तो वोटर्स घर से निकल रहे हैं। भारी मतदान 56.79% का मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। आगर में 70%, अंबाह में 44% की वोटिंग हो चुकी है। कहते हैं कि जहां सीट पर प्रतिशत बढ़ा वो फायदा पहुंचाती है बीजेपी को, ये राजनीतिक पंडितों का मानना है। लेकिन असल में आपको 10 तारीख को ही समझ में आएगा। फिलहाल कयास आंकलन यही हम कर सकते हैं। तो बदनावर और ब्यावरा में 72% से भी ज्यादा का मतदान हुआ है और अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, क्योंकि इस 1.5 घंटे में जो लोग जिनमें किसी तरह का कोविड लक्षण है वो भी उन्हें इस आखिरी घंटों में उन्हें वोट कराने के लिए बुलाया जाएगा। और तो इसलिए भी 6 बजे तक का जो समय रखा गया है
वोटिंग करने के लिए वो रखा गया। और चलिए, बड़ा मलहरा में इस वक्त क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। समीर अवस्थी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, किस तरह का वोटर्स का रुझान दिखाई दे रहा है, क्या उत्साह है वोटिंग मतदान केंद्रों पर, और अगर मतदाताओं को आप टटोल पाए, हालांकि मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ संभावनाएं आपको दिखाई देती हो कि किसके लिए संभावनाएं अच्छी हैं, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? समीर। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसा कि मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव की वोटिंग आज है, और जैसा देखने को मिलता है कि जो मतदाताओं की अगर हम बात करें तो मतदाताओं का रुझान और बड़ा मलहरा विधानसभा में एक दिलचस्प है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो दोनों में कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है इस वक्त में। ये सेंधवा 121 नंबर ये बूथ है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। लगभग यहाँ पर 60% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अगर पूरे विधानसभा की बात करें तो लगभग 60% पूरे विधानसभा की यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। बिल्कुल समीर, अभी 1.5 घंटा बाकी है। कितना मत प्रतिशत अगर हम देखें यहाँ पर सामने आया है, और इसके अलावा अभी भी क्या वोटर्स पहुंच रहे हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए, और युवाओं का किस तरह का रुझान आपने देखा? क्या उनमें भी उतना उत्साह दिखाई दिया, पहली बार जो वोट कर रहे हैं उनमें? बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवाओं में देखने को मिला है जो वोटिंग को लेकर है, काफी उत्साह है। कई जगह ये भी देखने को मिला जो वोट का यहाँ पर विरोध भी किया गया है, बहिष्कार किया गया था। हालांकि जो कलेक्टर हैं शीलन सिंह के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि आचार संहिता के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर किया जाएगा, जिसके बाद जो है ये वहां पर जो गांव हमने अभी कवरेज करके दिखाया अपने दर्शकों को, उनका कहना था कि कई सालों से यहाँ पर जो है विकास कार्य नहीं किए गए, जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया था। हालांकि कलेक्टर के आश्वासन के बाद वोटिंग यहाँ पर किया गया। अगर बुजुर्गों की बात करें तो यहाँ पर सब भी शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग किया जा रहा है। समीर, प्रद्युम्न सिंह लोधी और रामसिया भारती ये पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। किस तरह का रुझान इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए दिखाई दे रहा है पब्लिक में? कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहे हम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रामसिया भारती या फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, और कहीं ना कहीं ये एक विरोधाभास भी देखने को मिला। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बात किया जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस भी दोनों ही पार्टी टक्करों में यहाँ पर बड़ा मलहरा विधानसभा में दिखता नजर आ रहा है। यानी फाइट यहाँ पर टफ दिखाई दे रही है समीर, और आने वाले समय में एक बड़ा स्ट्रोक चलने की कोशिश की थी कांग्रेस ने। रामसिया भारती साध्वी हैं, उन्हें उतारकर और इससे फायदा समझकर भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फॉर्मूला चल नहीं पाया। हालांकि मैदान में दोनों कैंडिडेट हैं और फाइट तो टफ है, लेकिन फिर भी अंततः जब नतीजे आएंगे तभी बता पाएंगे हम दर्शकों को कि कौन किस पर भारी रहा। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर, कोई अपडेट हो तो जरूर जानकारी दीजिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया और नजर बनाए रखिए। अब आखिरी के 1.5 घंटे में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं वोट प्रतिशत में, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आगे कि आखिर ये जो आज पूरा दिन हमने तमाम समीकरणों को समझने की कोशिश की, हमारे दर्शकों तक तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी कई सारी बातें रखी, चाहे वो विश्लेषण में हमारे सीनियर्स हों, उन्होंने भी बताया, और साथ ही बीजेपी कांग्रेस की तरफ से भी वार पलटवार तो होते ही रहे जो चुनावी माहौल में भी हो रहे थे और अभी भी लगातार चलते रहे। अब ऐसे में 355 उम्मीदवार मैदान में मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर जो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उपचुनाव राज्य में हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश की नजर मध्य प्रदेश में है, क्योंकि ये केवल उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश में सत्ता में रहने के लिए बीजेपी के लिए और सत्ता में वापस आने के लिए कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी थी। ये देखिए, अलग अलग पोलिंग बूथ्स की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो सुबह से हम आपको दिखा रहे थे। मतदाताओं में उत्साह दिखाई दिया। कोविड के दौरान भी लोग पहुंच रहे थे, अलग अलग तरह से परसेंटेज भी बताता है कि काफी अच्छी खासी वोटिंग हुई है। और ये भी कि
तो चलिए, अनादि टीवी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और हर पोलिंग बूथ से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हमने आप तक पहुंचाई। चाहे गोली चलने की बात हो, चाहे परसेंटेज बढ़ता या फिर जिन सीटों पर कम भी रहा, वो भी हमने आपको पल पल की अपडेट के साथ पहुंचाया। कहीं शिवराज सिंह चौहान साहब ने कही बात, वो भी हमने आपको सुनाई। और उसके अलावा कमलनाथ साहब, वीडी शर्मा साहब, जितने भी कैंडिडेट जब बूथों पर पहुंचे उन्होंने मतदान खुद भी किया, प्रत्याशियों ने खुद अपने मताधिकार का उपयोग किया। सिंधिया साहब भी पहुंचे मत देने के लिए, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आपको चुनाव के समय पर दिखा रहे हैं और अभी भी समय है। अगर अभी भी आप उन उपचुनाव से जुड़ी हुई सीटों में आसपास रहते हैं, आप उन सीटों से जुड़े हुए हैं, तो जाइए, निकलिए घरों से, वोट कीजिए, क्योंकि वोट का उपयोग आपके मताधिकार का उपयोग और भी लोकतंत्र को ताकतवर बनाता है। तो इस लोकतंत्र के महाउत्सव में निकलिए घरों से बाहर, आहुति दीजिए और अपने विधायक का चयन कीजिए। और चलिए, खंडवा के मानदाता की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां नंद कुमार सिंह चौहान साहब को वोटर्स ने खरी खोटी सुनाई है। वो भी इसलिए क्योंकि नाराज हैं। कई जगहों से मत बहिष्कार की भी खबरें थी और कई जगहों से नाराजगी की भी। तो मानदाता में भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं। पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां माहौल रहा। नंद कुमार सिंह चौहान साहब इतनी बार के सांसद है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है बीजेपी के, लेकिन इस समय वहां अगर इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है तो जो प्रत्याशी हैं उन पर किस तरह का फर्क पड़ेगा, वोटिंग पर कितना फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, तस्वीरें दिखाते हैं आपको मानदाता की। समस्या सड़क को लेकर है। यहाँ पर पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, पेयजल की समस्या है, तो वो 14.5 लाख रुपए स्वीकृत है। हमने पीएचई को प्रस्ताव भेजा, जी, जल जीवन मिशन में। आप केवल इनको सड़क की समस्या का समाधान कर दें। प्रधानमंत्री आवास जो अभी आए हैं वो यहाँ भाई साहब 30 आए हैं। इन सब की ऐसी इच्छा है कि प्रधानमंत्री आवास कम है, एक वो प्रधानमंत्री आवास और दूसरी सड़क के बारे में आप बता दीजिए जरा। ये बात करिए, ले बेटा बात करिए। हेलो, हाँ बेटी, हाँ नंद कुमार सिंह चौहान जी, नमस्ते। हाँ बेटी, देखो तुम्हारे गांव की सड़क की समस्या मैं हल करा दूंगा जी। कब तक? मैं ये चुनाव खत्म होने पर उसका एस्टीमेट बना के भेज के इसी साल मंजूर करा दूंगा। ठीक है, वो बात तो आपकी ठीक है कि आप करा दोगे, पर जैसे 6 महीने, 7 महीने या 1 साल आचार संहिता 10 तारीख तक की सुन रहे हैं कि 10 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप कब तक चालू करवाओगे? तो सही, हाँ, जैसे 10 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी जी, तो वो सड़क की लंबाई चौड़ाई नापेंगे, ठीक है, उसका एस्टीमेट बनाएंगे बेटा, और वो एस्टीमेट सेक्शन के लिए भोपाल भेजेंगे एनएचडीसी, और वहाँ से तुम्हारी सड़क मंजूर करा के 6 महीने में सड़क बनवा देंगे। परमानेंट 6 महीने में हो जाएगी? हाँ, पक्का हो जाएगी बेटा। ठीक है, और नल का मतलब जल धन योजना का कब तक होगा? वो तो अभी 1 महीने में काम चालू हो जाएगा। 1 महीने में? मतलब आज 3 तारीख है, 3 नवंबर। 1 महीने में उसके 1 महीने के अंदर उसके टेंडर लग के ठेकेदार काम चालू कर देगा। ठीक है, 14 लाख रुपए उसके मंजूर हो गए बेटी में। हाँ, वो तो लिस्ट हम देख चुके हैं कि कितना हुआ है, कितने नहीं हुए हैं। वैसे बोलना और वादा करना बहुत मामूली बात होती है, हर कोई बोल सकता है, वादा कर सकता है, पर उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। बेटी, मैंने यदि वादा नहीं निभाया तो मैं तुम्हारे गांव में कभी जीवन में नहीं आऊंगा। वैसा अधिकतर ऐसा हर कोई बोलता है। नहीं बेटा, कभी तो भरोसा करें। भरोसा क्या करे, 20 साल हो गए इस गांव में, 20 सालों से हर साल वोट के टाइम हमारे गांव का नाम आता है, और जब कोई सुविधा आती है तो हमारे गांव का नाम चले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, हुआ है जल्दी पहले। आज आप लोगों को वोट की जरूरत है तो आप आपकी गलती स्वीकार कर रहे हैं, और आज अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं तो आप ठीक है, हम वोट दे देंगे। आप वादा कर देते हो कि हम इतने दिन में कर देते हैं, और उसके बाद में अगर हम आपके घर भी जाते हैं तो आप क्या बोलोगे? सिंखर कहाँ का सिंखर, क्योंकि जब कलेक्टर ही मना कर गया कि इस गांव का कोई नाम ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, तो आप कहाँ लगे?
इतनी बड़ी हस्ती ने जब मना कर दिया है तो आप कहाँ लगे हो? तो चलिए, नंद कुमार सिंह चौहान साहब को तो खरी खोटी मतदाताओं ने सुना ली। इधर ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर पूर्व सीट से उम्मीदवार है मुन्नालाल गोयल, लेकिन गिरफ्तार हो चुके हैं। बीजेपी कैंडिडेट है मुन्नालाल गोयल। वजह क्या है ये भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है मुन्नालाल गोयल की। ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के कैंडिडेट है मुन्नालाल गोयल और उनके सामने सतीश सिकरवार, दूसरी बार चुनावी मैदान में सतीश सिकरवार थे, लेकिन मतदान प्रभावित करने की आशंका है चुनाव आयोग को, वहां के मतदान कर्मियों को। इसी वजह से गिरफ्तारी हो गई। पुलिस तमाम जगहों पर मुस्तैद है, खासतौर पर ग्वालियर अंचल में पुलिस वहां मौजूद है। तो ग्वालियर पूर्व से बीजेपी के कैंडिडेट हैं मुन्नालाल गोयल, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मतदान को प्रभावित करने की आशंका के तहत उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो इस चुनावी माहौल में आज चुनाव का दिन है, मतदाता मतदान का उपयोग कर रहे हैं और आज हर एक सीट पर हम पहुंच रहे हैं। पूरी टीम तैनात है हर एक सीट पर। हाट पिपलिया पर करीम तैनात है और हमें बता रहे हैं करीम कि आखिर हाट पिपलिया में क्या कुछ माहौल चल रहा है। सीधा करीम के पास चलते हैं। हाट पिपलिया सीट जहां से मनोज चौधरी और राजवीर सिंह बघेल चुनावी मैदान में है। मनोज चौधरी के लिए क्या कुछ माहौल इस वक्त देख रहे हैं करीम, और राजवीर सिंह बघेल जो पहली बार इस वक्त चुनाव में, हालांकि उनके पिताजी 4 बार यहां से चुनाव लड़े, क्या कुछ माहौल हाट पिपलिया सीट पर करीम? करीम, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है करीम के पास। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से करीम से बात कर सके। तो देखिए, काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है मध्य प्रदेश का उपचुनाव, जहां हर एक सीट की बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोज चौधरी हाट पिपलिया से कैंडिडेट हैं और उनके सामने राजवीर सिंह बघेल हैं। देखिए दोनों में फाइट कैसी है। मनोज चौधरी पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा चुनाव उनका कह लीजिए। और उसके बाद राजवीर सिंह बघेल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस ने टिकट उस कैंडिडेट को दिया है जो पहली बार इस चुनावी समर में उम्मीदवार के तौर पर दिखाई देंगे, कैंडिडेट के तौर पर दिखाई देंगे। लेकिन उनके फादर, उनके पिताजी यहां से राजेंद्र सिंह 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। तो पिता के काम पर क्या राजवीर सिंह बघेल यहां पर वोट मांगने जा रहे थे। आखिरी का 1.5 घंटा और 1.5 घंटे में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और देखिए अब तो और भी कम समय बचा है, अब 1 घंटा महज है। जो लोग वोट नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो निकलकर वोट करें, यही अपील हम लगातार कर रहे हैं। अनादि टीवी अपने दर्शकों को यही कहना चाह रहा है, अपील कर रहा है कि आप घरों से निकलिए, वोट कीजिए। तो इतिहास में दर्ज होगा ये चुनाव, उपचुनाव है, लेकिन हर एक चुनाव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की दिशा और दशा बदलने वाला ये चुनाव है। कांग्रेस की वापसी या बीजेपी के टिके रहने का ये चुनाव है। सभी को जीतना जरूरी है कांग्रेस के लिए, लेकिन अगर बीजेपी चाहे तो वो कम सीटों में भी काम चला सकती है। लेकिन पुरजोर कोशिश जो उन्होंने की, जो उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, वो हर एक सीट पर झोंकी। अब देखना होगा जो ताकत झोंकी, जो परिश्रम किया, जो संघर्ष किया, हर एक सीट को लेकर बड़े बड़े नेताओं ने रैलियों पर रैलियां कर डाली, उसका असल नतीजा 10 तारीख को मिलेगा। यानी फल क्या होगा, मीठा या खट्टा, ये देखने वाली बात होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार एक महा कवरेज के तहत आपको हर सीट की हकीकत बताने की कोशिश कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। हालांकि आशाएं, आकांक्षाएं सबकी बहुत है और हम भी सिर्फ कयासों पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि नतीजे ही बताते हैं कि असल तस्वीर, असल प्रत्याशी के दिल की बात और असल मतदाता के दिल की बात क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी।